तो हेलो मेरे प्यार साथियों, कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शायद इस समय मुश्किल तो बहुत होगी, सबको है, क्योंकि इस समय हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ही इंक्रीज हो गया है। 44 45 चल रहा है, तो इसमें गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और भाई बाहर निकलना तो नामुमकिन सा हो गया। तो इसीलिए बाहर तभी निकले जब आपको बहुत ज़रूरी काम हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहोगे तो कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, तबीयत खराब हो गई तो आपकी स्टडी रुक सकती है। तो इसीलिए बाहर, और इस समय स्कूलों की तो छुट्टियां भी चल रही हैं, तो उसी अनुसार निकले। और हाँ, एक और चीज़, क्योंकि हम ही एक मानव है और हम ही से ही सारे जीव मतलब अपेक्षा कर सकते हैं कि हाँ वो मानो उनकी कुछ ना कुछ सहायता करेगा, तो करना चाहिए ना, वो भी करते हैं तो हमें करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें हर जगह, अगर आपके पास छत हो, बाहर हो या कहीं ऐसे बगीचा हो, तो उसमें थोड़े बहुत आप बाल्टी में या किसी भी पात्र में पानी भर के रख दे, ताकि अदर जो जीव होते हैं ना वो उन्हें मतलब पी सके और इस गर्मी से, इस कड़कती धूप से बच सके वो। क्योंकि बिना पानी के तो भाई इस समय हम एक, अगर दिन में आप ऐसे जिम करते होगे कि 1-2 घंटे से पानी ना पिए तो फिर ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया। तो भाई उन जीवों को कौन देगा पानी? वो अब देख रहे हैं कि इधर उधर बारिश भी नहीं हो रही है बहुत जगहों पे, तो कहीं तालाबों या इसमें पानी नहीं रह गया तो वो कहाँ से जीवित रहेंगे। तो इसलिए, क्योंकि अगर हमारा ये जो मतलब पूरा मतलब समिष्टि बनी हुई है ना, यहाँ से अगर ये समिष्टि बिगड़ जाती है ना, तो फिर किसी का जीवन मतलब नहीं रहेगा। सभी जीव जरूरी हैं एक दूसरे के लिए, ये पूरी एक श्रृंखला बनी हुई है। तो इसीलिए सभी जीवों को, हमें कभी भी किसी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, और जितना प्लांट को तो अधिक संख्या में लगाना ही चाहिए, क्योंकि प्लांट ही हैं जो कि हमारी रक्षा कर सकते हैं और हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन आजकल भाई वो कहा जा रहा है ना कि सभी खतरों से खेल रहे हैं। पता है सबको, प्लांट नहीं तो हम नहीं, लेकिन प्लांट को वो छोड़ेंगे नहीं, जैसे कि आप लोग करते हो। पता है कि भाई अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत तो होने वाली है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हैं। हम तो है खतरों के खिलाड़ी, ऐसा ही सोचते हैं हम। तो प्लीज इस सोच से, इस ड्रीम से बाहर आइए और थोड़ा सा जो रियल लाइफ है ना उससे देखिए कि आगे अगर फेल हो गए ना तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आइए करते हैं आज की क्लास का स्टार्ट। और आज का जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिनेशंस। तो इसके पहले, सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में फूल फ्लावर्स देखा था और रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम जो आपका क्लास 12th में है वो अच्छे से देखे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स देखा था, और दूसरी क्लास में हमने लघु विजाणु को बनाया, और तीसरी क्लास में हमने गुरु विजाणु को बनाया। तो भाई जब ये दोनों बनके तैयार हैं, तो अब ये दोनों तो गतिशील होते नहीं हैं कि ये आ जाएंगे। अब इन्हें लाने के लिए एक प्रोसेस आती है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशंस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर इसकी डिफिनेशंस कभी पूछ दी जाए एक लाइन में, तो हम लिख सकते हैं कि पराग कणों का केवल वर्तिकाग्र तक, यही आपका पॉलिनेशन होता है। वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। तो भाई इसकी आवश्यकता क्यों आई? तो वही है कि ना तो आपका लघु बीजाणु चल सकता था, ना तो गुरु बीजाणु चल सकता था। तो जब ये दोनों चल नहीं सकते, लेकिन बिना मिले आपके फल फूल का निर्माण होगा नहीं, तो आखिर ये कैसे होंगे? तो उनके लिए प्रोसेस आ गई पॉलिनेशंस, और ये अलग अलग टाइप से होती है। तो ये हो गया आपके पॉलिनेशन की डिफिनेशन कि पराग कणों का वनली वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और ये एक बाह्य विक्रिया है ना इसमें, और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना किसी में होती है माध्यम की, कृषि में नहीं होती है। तो जब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, मेन जो इसका होता है परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इनका टाइप्स पढ़े तो मेन रूप से 3 होते हैं, और 3 रूप से बात करें इसमें से जो दो आते हैं ना, तो वो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंस होने की वजह से इन्हें 3 भागों में इन्हें डिवाइड कर दिया है। तो आइए देखते हैं आखिर कौन से हैं वो 3।
फाइटर्स, तो ये है आपका एक स्वपरागण। और एक आपका होता है यहाँ से सजात पुष्प परागण। पुष्प परागण, भाई हिंदी नाम देख के ना तो थोड़ा सा मत हो ही जाता है, लेकिन अभी इंग्लिश नाम देखेंगे नहीं तो सिंपल सा, एक दो बार पढ़ें तब भी याद आ जाएगा। और आपका लास्ट है पर परागण। अगर इंग्लिश देखें तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। भाई इसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, खुद मेहनत करता है ये। और ये भी है थोड़ा इसी के जैसे, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रोसेस है। तो ये भी है जिटैनोगैमी से बोलते हैं हम इसे, जिटैनोगैमी। और ये है पर परागण। तो भाई ये दूसरों पे आश्रित रहता है, जैसा कि आज हमारे कल के बहुत ऐसे जो शरारती स्टूडेंट है वो, वह जितना पढ़ा जाएगा उतना ही बिल्कुल भी खुद से पढ़ने की चाहत नहीं रखते हैं, वो बस क्लास के अटेंड करते हैं। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ परागण की तरह हैं, भाई वो पढ़ेंगे भी और सेल्फ मेहनत करते हैं। तो यही परागण से भी देखिए कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने लाइफ से जोड़े तो हर एक चीज़ को जोड़ सकते हैं। क्या सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, सब तो लाइफ से रिलेटेड है। तो ये हो गए 3 टाइप के। अब इन तीनों टाइप के डिफिनेशंस देखनी होती है। तो भाई स्वपरागण किसे कहेंगे, तो इसमें हम इसके डिफिनेशन जब लिखेंगे, अक्सर करके डिफिनेशन आती है तो लिख सकते हैं इसमें एक ही जाति के पौधे के समान, मतलब एक ही पुष्प में लिख लीजिए, सब एक ही है, एक ही पुष्प में परागण होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। इसे स्वपरागण कहते हैं। ये क्या है, हिंदी एक ही बार आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई इस समय क्या करते हैं कि हम ये थोड़ा सा फ्लावर रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक फ्लावर, बस ऐसे हमने रफली ड्रॉ कर लिया। आप ये मत सोचना कि भाई बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे, जल्दी करें, ठीक है। ये फ्लावर हो गया और यहीं पे हमने एक ले लिया पुष्प। यहीं पे हमने ड्रॉ कर लिया एक पुष्प को। ये हो गया हमारे पुष्प में एक पुष्प। अब इस प्लांट पे यही है, ये देखो जो रेड वाला है ये आप क्या हो गया, स्त्री केसर। स्त्री केसर। और ये जो दिख रहा है ये हो गया आपके पास पुंकेसर। अब ये स्त्री केसर है तो इसमें वर्तिका वर्तिकाग्र अंडाशय है और इसमें एंथर तथा आपके पास तंतु, सारी चीजें इस पुष्प में उपस्थित है। अब क्या होगा जब इसमें आपका बना इसमें बना है परागकण और यहाँ बने आपके बीजाणु, ठीक। अब ये क्या होगा, अब इसमें किसी चीज की तो आवश्यकता भी होती नहीं हमें। अब इसके परागकण जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो इसमें से परागकण निकलेंगे और शायद उसमें से बहुत संख्या में बनती है और इसमें से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, यहीं से ये यहीं से चले जाएंगे। तो जब इसी में से इसी में जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी इसमें हम लिख सकते हैं एक पॉइंट कि स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
और एक चीज यहाँ पे भी होगा ना कि भाई इसमें मतलब हम परिवर्तन नहीं देख सकते हैं, ये जैसा पुष्प रहा होगा आगे वही पुष्प होगा, क्योंकि ना तो इसमें गुणसूत्र का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा सा हम स्वपरागण तथा परपरागण में डिफरेंस देखेंगे तो वहां पे अलग तरीके से देख लेंगे। अभी यहाँ पे हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ से जिटैनोगैमी किसे बोलना है। तो ये क्या होता है ना इसमें कि ये तो होता है एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग पुष्पों में परागण होता है तो उसे हम जिटैनोगैमी कहते हैं, गैमी कहते हैं। मतलब इसमें पौधा तो एक ही होगा, तो अब से ये ना कि अब एक पौधे पे एक ही पुष्प तो आते नहीं है, उस पे अलग अलग पुष्प होंगे। तो हो सके उसमें से एक लिंगी पुष्प हो कि एक आपका नर वाला हो तो दूसरा मादा वाला हो, तो उसमें जब परागण होता है ना तो इसे हम सजात पुष्प परागण बोले। सजात का मतलब एक ही जात के पुष्प में जब परागण होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, जिटैनोगैमी। तो जैसे कि मान लीजिए इसका भी हम फिगर ड्रॉ कर लें तो ये हो गया हमारा एक प्लांट, ये हो गया इसकी पत्तियां। अब ये रहा आपका एक छोटा सा पुष्प यहाँ रह लिया और दूसरा पुष्प यहाँ रह लिया। तो जब इसके पुष्प से यहाँ पे जब आपके जाएंगे पराग कण, या तो आप लिख लो भाई ऊपर से नीचे आने में आसानी होगी ना, यहाँ से यहाँ पराग कण आएंगे तो इस प्रक्रिया को ही बोला जाए जिटैनोगैमी। हो सकता है मान लीजिए हवा मतलब कुछ भी। अब ये है ना कि मान लीजिए जब इसके परिपक्व हो जाएंगे ढेर सारे तो पुष्प पास पास में ही रहेंगे, अभी ने इतना दूर बना लिया नहीं तो मान लीजिए जैसे कि नीचे ऊपर हो जाएगा तो वहां से परागकण निकलेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका सजात पुष्प परागण जिटैनोगैमी, और बहुत रेयर ऐसे मिलता है पुष्पों में ये। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बहुत ही खतरनाक परपरागण में। अब ये क्या होता है, एक ही जाति के अलग अलग पौधों में, अलग अलग पौधों में परागण होता है तो परपरागण कहलाता है, परपरागण कहलाता है। ये हो गया इसका। अब इसमें एक पॉइंट रख लीजिएगा कि भाई ये अब दोनों गतिशील तो है नहीं, तो यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका अलग प्लांट हो गया और ये आपके सुंदर से फूल हो गए, भाई आप कहोगे सुंदर क्या है ये, और ये आपका दूसरा हो गया प्लांट, यहाँ पे ये पुष्प हो गए। तो मान लीजिए एक नर है दूसरा फीमेल है, तो यहाँ से परागकण यहाँ जब जाएंगे तो यही प्रोसेस आपकी कहलाती है परपरागण। और यहाँ से वहां जाने के लिए अब इसके पास ना तो उड़ने की क्षमता है ना तो चलने की क्षमता है। अब इसे चाहिए किसी का सहारा, तो वो या तो वायु का सहारा ले, या तो जली है तो जल का ले, या तो कुछ में ऐसे होते हैं कि भाई कीट पतंग होते हैं आकर्षित होने के लिए। हमने देखा था कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, तो ब्राइट होते हैं तो वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो कीट आते हैं तो वो तो भाई अपने काम के लिए आते हैं, लेकिन जाने अनजाने में थोड़ी सी मदद कर जाते हैं, साथ जानते तो वो भी ना करवाते। आजकल तो यही चल रहा है ना, दूसरे की मदद करना कहाँ ही कोई चाह रहा है। तो जाने अनजाने में उनके पैरों पे परागकण चिपक जाते हैं और जैसे वो दूसरे पे बैठते हैं मृतिकाग्र पे तो वहां से वो उसमें चले जाते हैं, फिर परागण हो जाता है। और इसके लिए अलग अलग देखेंगे कैसे माध्यम की आवश्यकता होती है और उसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि वायु जल और कीटों द्वारा किसमें किसमें कैसे कैसे परागण होता है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि स्वपरागण, सजात परागण तथा परपरागण क्या था। अब हमने कहा कि इसमें माध्यम की आवश्यकता है, तो आप देखते हैं कि वो कौन कौन से माध्यम और कौन कौन से प्लांट में होते हैं और कौन कौन से परागकण होंगे, कैसे होंगे कि वो वायु द्वारा जाएंगे, और कैसे होने चाहिए कि जल द्वारा जाएंगे, और कैसे होने चाहिए कि वो कीटों द्वारा जाने चाहिए। तो अब उस टॉपिक को हम देखते हैं, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे मूव करते हैं।
ये हो गया आपके पास माध्यम, जो पर परागण के लिए माध्यम चाहिए तो वो हो गया। अब पर परागण में क्या होगा कि वायु द्वारा पॉलिनेशन होगा। तो इसमें आपके जो पराग कण होने चाहिए, पराग कण हल्के व चिपचिपा रहित होना चाहिए, रहित होने चाहिए। क्यों रहित होने चाहिए भाई? तो मतलब इसमें यही रीजन है कि हल्का रहेंगे तभी वायु इनको उड़ा के लेके जाएगी। अगर ये चिपचिपा रह गए तो भाई कहीं पे जाके चिपक गए तो आगे जाएंगे ही नहीं। तो ये चिपचिपा युक्त भी नहीं होने चाहिए, मतलब ये हल्के और ड्राई होने चाहिए, तभी यहाँ पे वायु परागण द्वारा क्या होता है, संभावना हो सकती है कि वायु परागण हो सके। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ से वायु परागण में, तो हम जितनी भी ये फसलें होती हैं कि धान, गेहूं, मक्का, इन सभी चीजों में क्या होता है, वायु परागण होता है। तो परागकण तो हल्के और चिपचिपा रहित होने चाहिए। तो आपके जो अंडाशय वाला भाग होता है ना, तो उसमें भी मतलब वो रेशे जैसे होना चाहिए कि थोड़ा हिले डुले वो, ताकि मतलब ऐसे हवा में लहरते रहेंगे ना, तो ऐसे उड़ता हुआ परागकण गया तो कहेंगे भाई तू आजा। जैसे कि आप भुट्टे पे देखते हैं कि उसमें कई सारे ऐसे बहुत ऊपर से निकला रहता है, बाल जैसे स्ट्रक्चर जैसे संरचना होती है, तो वही क्या करता है, परागकण को ले लेता है, वही उसके हो गए वर्तिकाग्र हो गए। तो इसी तरह अगर हम गेहूं में भी देखें तो उसमें भी ऐसे पतले पतले निकले रहते हैं, तो जैसे ही हवा में हिलते हैं तो वहां से आ जाते हैं आपके पास। तो ये हो गया धान तथा गेहूं और मक्का में हो जाता है आपका वायु परागण। अब हम देखें तो जल परागण। तो ये जल परागण में ना पराग कण के बाहर श्लेष्मक आवरण होने चाहिए, अब ये होता है ना कि बहुत कम देखा जाता है भाई, इसमें कुछ गिने चुने हैं। जैसे कि पहले हम देखे थे कि ब्रायोफाइटा जो टेरिडोफाइटा प्लांट थे, उनमें जो पॉलिनेशन होता था वो जल द्वारा ही होता था। तो इसीलिए तो उनकी जो मतलब प्रजाति थी इतनी विकसित नहीं कर पाई, क्योंकि जल द्वारा परागण बहुत डिफिकल्ट होता था। क्योंकि वो उसमें पढ़ते वो होते तो स्थलीय थे, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब उनके जो उसमें जो परागण होना चाहिए था वो जल के द्वारा ही हो सकता था। तो भाई ऐसी कंडीशन में, बड़ी रेयर कंडीशन में हो सकता था कि हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो इसीलिए जो टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा थे बहुत ही सीमित रह गए, उनकी जो वृद्धि नहीं हो सकी। तो इन प्लांटों की उतनी वृद्धि नहीं थी कि बहुत ही कम, कहा जाता है ना कि लकी होता है कि कोई परागण उसमें हो जाता है। तो इसको आप एग्जाम्पल अक्सर करके इसका पूछा, तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे कौन सा, वैली स्नेरिया। अब अगर आप जल परागण पूछा जाए ना तो ऐसे दिमाग में आता है कि भाई वाह कमल, ये तो जल में रहने वाला है, तो हो गया इसमें जल परागण। कुमुदनी, ये भी तो जल में रहती है, हो गया इसमें भी जल परागण। यहीं पे होते हैं आप मोह माया में फंस जाते हो और करके आ जाते हो गलती। तो इसीलिए अगर आप सेशंस को अच्छे देख ले तो भाई मोह माया से आप बच जाओगे। देखिए जल परागण होता है बेसिलिनेरिया, हाइड्रेला तथा जोस्टेरा में, ये होते हैं आपके वायु जल द्वारा। बाकी ये कमल वमल के चक्कर में मत पड़ना भाई कि उसमें भी आप ये सोच लो कि जल परागण होता है वो जल में हो गया। तो अब इसके लिए क्या होते हैं, जो पुष्प होंगे जल के सतह के नीचे होते हैं, और जो पराग कण लंबे रेशेदार होने चाहिए। भाई लंबे रहेंगे से पतले से तभी तो तैर सकते हैं, गोल गोल रहे तो कहाँ ही तैर पाएंगे। तो ये होते हैं कि वो जो पुष्प होंगे ना, जैसे कि जो जल के नीचे हैं उन्हीं में जल द्वारा परागण होगा, कि अब थोड़ी जल ऊपर कूद के जाएगा भाई चल तुझे परागण करवाना है हम करा देते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जल के नीचे है जो तो जल बहाव के साथ लेके चला जाएगा।
और उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट है कि तैरते वैरते रहते हैं और वो पहुंच जाते हैं परागण के पास। तो इस तरीके का होता है। अब कमल तो हम देखते हैं ना कि वो ऊपर खिलता है, कुमुदनी के जो पुष्प है वो ऊपर हम देखते हैं, तभी तो सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, ये हमें थोड़ी दिखाई देते हैं। तो जो ऊपर दिखाई देते हैं उनमें कीटों द्वारा ही होता है। तो जो कीट परागण होता है, अगर इसमें हम देखें तो बहुत सारी चीजों में होता है। तो अगर हम रेयर वाले में देखें तो वाटर हायसिंथ, एंड दूसरा आप देखो तो वाटर लिली, जिसे हम बोल सकते हैं कुमुदनी। देखिए जो वाटर हायसिंथ है ना, इसकी एक विशेषता है, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। मतलब ये बंगाल के लिए अकाल पड़ा गया था, मतलब अकाल, टेरर ऑफ बंगाल है ये। ऑफ बंगाल, क्योंकि जो वाटर हाइसिंथ है इतना ज्यादा वृद्धि करता है ना कि वहां पे नदियों और तालाबों में से वाटर हाइसिंथ आ गया था, और इतनी ज्यादा ये वृद्धि करता है, इतनी तेज, इतने कम समय में ना कि बहुत कम समय में पूरे तालाब को ढक लिया। और ढकने की वजह से ऑक्सीजन हमारी सही से जा नहीं पा रही थी, तो जो हमारे जलीय जीव थे वो मर गए, और पानी भी थोड़ा विषैला युक्त हो गया था, तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो इसमें होते हैं कीट परागण, और बहुत सारे भी हम देख सकते हैं कि जैसे अंजीर हो गया, इन सभी में देखते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा जो पुष्प है आपका एमोर्फोलस, इसकी जो खासियत है सबसे बड़ा पुष्प नाम आता है। तो ये क्या करता है ना कि एक सहजीविता का मतलब इसमें जीवन यापन होता है। इसमें क्या होता है ना कि सलभ और प्लस पादप, अगर ये दोनों साथ साथ नहीं रहे तो ये जीवन नहीं यापन कर सकते। ये दोनों अगर इन्हें जीना है तो इन दोनों को साथ होना चाहिए। ये सलभ क्या करता है इसके लिए, ये परागण करवाता है, और जो पादप है ना ये इसको मतलब क्या देता है, सतह प्रदान करता है। क्योंकि ये पुष्प इतना बड़ा होता है ना, लगभग हम देखें तो 6 फीट का इतना बड़ा होता है। तो सलभ अपने मतलब जो ये एक मतलब पंछी एक कीट है, तो ये अपने अंडाणुओं को मतलब एग को वो उसमें रख देता है, और ये उस पर उपस्थित है, तो ये पादप के लिए परागण करवा देता है। तो ये दोनों अपना जीवन हमेशा मतलब साथ साथ जीवन यापन, वो है ना कि हम साथ साथ हैं, तो अगर नहीं रहेंगे तो नहीं हैं तो साथ रहेंगे, नहीं रहे तो नहीं रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। तो वही वाली कहानी है, बहुत लंबी वाली, इसमें मतलब इनकी मोहब्बत है भाई, एक दूसरे से नहीं जुदा हो सकते, हो गया जुदा दोनों खत्म। तो वही है, कम से कम अगर आप लाइफ में करो कहीं लव मोमेंट हो तो सच्चाई इस लेवल की रखना, एमोर्फोलस पौधे की तरह, ताकि याद हो कि भाई बायोलॉजी पढ़ा है, ट्रू है, आप पे वही विश्वास रह सके। तो ये हो गया आपके पास जो माध्यम थे उनके परागण कैसे कैसे होते हैं। अब इसके बाद तो कुछ ऐसी टेक्निक है कि जो कि पर परागण के लिए आती है। जैसे कि देखिए मतलब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे स्वपरागण तथा पर परागण में, क्योंकि पर परागण के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें संपन्न हुई है ना, क्योंकि मानव भाई सिंपल सा आसान ऐसा तो बैठने वाला नहीं है, उससे चाहिए अच्छी अच्छी उन्नत किस्मों के प्लांट। तो ये क्या कर देता है, उसमें कुछ खुरापात करना शुरू कर देता है। तो पर परागण वाले में तो सही है, उसमें आसानी से करवा लेता है, कुछ बैगिंग कर लेगा। तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है कि उसको मतलब पुष्पन से पहले ही उसके पराग को उसको काट देना, फिर उसके बाद उसकी जो वर्तिका होता है उसको थैली से ढक देना, यही सारी प्रोसेस है। थोड़े थोड़े इन प्रोसेस को देख लेते हैं, क्या इनसे लाभ क्या होता है। कभी कभी पूछ देता है कि भाई पर परागण से या जो कृत्रिम परागण है उससे लाभ क्या होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कृत्रिम परागण। वो सभी हमने परागण देखा तो वो तो मतलब प्राकृतिक परागण थे कि सही से वो मतलब प्रकृति में है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं। लेकिन जो मानव परागण करवाया उसे हम कृत्रिम परागण बोलते हैं। जैसे कि मेंडल ने भी तो करवाया था, मेंडल भी भाई मटर के प्लांट को 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया, उसके काटा जोड़ा है, मतलब उसको एकदम तंग करके रखे थे 7 साल तक, उसकी लाइफ को
अपनी लाइफ के अपने इच्छा अनुसार कर रहे थे। तो यही था कि मतलब आखिर कृत्रिम परागण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब ऐसा आया ना कि आपकी कृत्रिम परागण की आखिर नीड ही क्यों हुई, वाई नीड। तो एक तो पहला रीजन है भाई, हो रही थी जनसंख्या में वृद्धि और हमें प्राप्त करने थे बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन, तो इसकी नीड पड़ी मतलब उच्च उत्पादक पौधे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता चला रहा है जनसंख्या बढ़ते चली जा रही है। तो अगर यहाँ से आपको कृत्रिम परागण नहीं कराया जाता तो भाई पहले कैसे होते कि हम बहुत ढेर सारा खेत बो देते तो थोड़ी बहुत चीजें हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था ना, बहुत मतलब ऐसे होते थे कि प्लांट उसमें से फल फूल देते ही नहीं थे। तो उस अब जब नहीं देते थे तो वो अनाज कम ही होगा ना। लेकिन अब हम देखें छोटे से भी अगर थोड़ा सा भी खेत है उसमें इतनी अच्छी फसल हो जाती है, जितने हम धान गेहूँ सभी में फसल आ जाती है। पहले यही होता था कि मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि वो अच्छे से नहीं हो पाता था। तो जब कृत्रिम परागण आ गया तो उसकी वजह से हम प्राप्त कर सके उच्च मतलब किस्म वाले उच्च उत्पादक वाले पौधे प्राप्त किए। तो अब हम ये कृत्रिम परागण करते कैसे हैं, हाउ टू। तो अब कृत्रिम परागण करने के लिए आपके पास कुछ प्रोसेस होनी चाहिए कि जैसे कि इसमें हम करते हैं बैगिंग, और एक आता है बी पुष्पन। ये 3 चीजें होती हैं। इसमें क्या करते हैं हम, पराग कण के परिपक्व होने से पूर्व ही हम क्या करते हैं, पराग कोश को काट कर निकाल देते हैं। ये हो गया। और ये बैगिंग भी है कि हम इसमें परागण होने से, या तो लिख लो ना यहाँ से, ये रहेगा प्राकृतिक परागण होने से जो पहले होता है वर्तिकाग्र को थैली से ढक देते हैं, थैली से ढक दिया जाता है। तो इसे ही बैगिंग कहा जाता है। जब ये सारी डेफिनेशन है ये आपको पूछी जाती है 1 लाइनर क्वेश्चन में कि बताओ विपुष्पन क्या है, तो परागण के परिपक्व होने से पहले ही हम क्या करते हैं, एंथर को काट के निकाल देते हैं, तो वो विपुष्पन हो गया। और जब बैगिंग पूछा जाए तो प्राकृतिक परागण होने से पहले ही हम वर्तिकाग्र को एक थैली से ढक देते हैं। अब ऐसा कर क्यों रहे थे, क्योंकि हम अपने इच्छा अनुसार परागण करवाना चाहते थे, उसलिए हम ये अपना काम किए। तो ये जो सभी काम हो रहे हैं ना, हम मतलब हम चाह रहे थे कि हमें उच्च किस्मों वाले पौधे प्राप्त करने थे। अब देखिए जैसे कि बहुत सारी फसलें होती है ना, तो उसी में से कुछ ऐसा प्लांट होता है कि बहुत अच्छा होता है। तो मान लीजिए ये कैसे किया जाता है कि जैसे कि ये आपका एक प्लांट हो गया, यहाँ पे इसकी पत्तियां वगैरह हो गई, और इसमें ऊपर एक आपका पुष्प हो गया। अब इस प्लांट की खासियत ये है कि ये जो पौधा है
उच्च उत्पादन क्षमता तथा रोग प्रतिरोधक है। रोग प्रतिरोधक है। जैसे कि होता था ना कि मान लीजिए कभी ऐसे रोगों का अटैक होता था तो फसलों पे होता था तो पूरी फसल नहीं डिस्ट्रॉय होती थी, उसमें से कुछ ऐसे रहते थे कि जो कि आपके पास बच जाते थे, तो उनके पास कुछ स्पेशल पावर होती तभी तो वो बचते थे। तो साइंटिस्ट कहे हाँ इसके पास कुछ ऐसे जीन हैं कि जो इन आपदाओं से लड़ गए और लड़ के उत्पादन किए, तो भाई अब इनका हम यूज करेंगे आगे। तो ये आपके पास किस्मत है। और दूसरा जो प्लांट था ये रहा, इसकी हमने बना ली भाई, शक्ल ही बड़ी अच्छी है इसकी। मतलब ये क्या है, निम्न उत्पादन क्षमता रखता है, क्षमता वाला। ठीक, अब इन दोनों को हमने उगा लिया तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पुष्प का आपका था क्या, वर्तिकाग्र यहाँ है। ठीक, तो पुष्पन से पहले कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो, हमने इस एंथर को काट के निकाल दिया, ये प्रक्रिया किया और ये हमारा पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया था ना कि यहाँ का जो वर्तिकाग्र रहा होगा इसको हमने बैगिंग कर दी, इसको भी जो वर्तिकाग्र था उसको हमने बैगिंग कर दी कि ताकि कोई और ना आ जाए। हमने जो चयन किया है वही आए। फिर जब हम यहाँ से इंतजार करते रहते हैं कि ये जो पराग कण परिपक्व हों, तो जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ब्रश की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, ब्रश से, यानी ये हो रहा आपका कृत्रिम परागण। तो ब्रश की सहायता से हम इसके वाले वर्तिकाग्र को ओपन करेंगे, थैली को हटाएंगे और वहां पे डाल देंगे। तो जब यहाँ से ये वाला परागण आता है तो इसके भी आपके पास यहाँ से जीन गए, ये वाले जीन गए, और इसी जीन में तो पावर होती है कि ये प्रतिरोधक क्षमता रखता है और उच्च उत्पादन रखता है। तो अब ये जब इसमें चला जाएगा तो ये पौधा भी जब इसमें से अब जो नया बीज बनेगा तो उसको जब हम मतलब सीडिंग करेंगे तो जब वो निकलेगा तो इसके जैसा ही होगा, वो अधिक मतलब कि उच्च उत्पादन करेगा और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। ये तो सही था कि यहाँ पे हम जो पौधे थे उसी में चेंज करते थे, लेकिन फिर ये दिक्कत हुई कि हमें ये मिल ही नहीं रहे थे और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर थे कि जिन्हें हम इसमें डाल सकते थे। तो जैसा कि पढ़ा था बंगाल का अकाल, तो जब बंगाल का अकाल पड़ा उसमें इस समय ऐसी भूखमरी थी ना कि अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री में बंगाल का अकाल तो मतलब ऐसे ही आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उस समय मतलब ऐसा चीजें उसको चित्रण करके दिखाना कि पढ़ने पे ऐसा लगता है कि कितना दर्दनाक रहा होगा। क्योंकि अकाल पड़ा था, भूख एक ऐसी चीज है ना, उस समय लोग पत्थर, मृत लोगों के मांस, सारी चीजों को खा जाते थे। तो जब वही बंगाल का अकाल पड़ा तो इसकी जो नीड थी बहुत ज्यादा बढ़ गई कि हमें जो ये पादप हो गए, मतलब जो भी चीजें खाद्य पदार्थ है उनकी मात्रा अधिक करनी होगी, नहीं तो ये जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर वही अकाल पड़ेगा एक बार फिर से। तो उसी को रोकने के लिए ये किया गया। तो हम इसमें उसी के टाइम आपका गोल्डन राइस बनाया गया। तो इन्हीं सभी चीजों को करा के हम आगे और भी पढ़ेंगे टेक्निक, और भी टेक्निक आ जाती हैं। तो यहाँ से हम एक प्लांट गोल्डन राइस बनाते हैं, गोल्डन राइस। ये देखिए गोल्डन जो राइस था ये मतलब पेट तो भरता ही है, भरने के साथ उच्च पोषण भी दिया, क्योंकि इस गोल्डन राइस में हमने डाला था विटामिन ए। इन्होंने साइंटिस्टों ने क्या किया, कहा कि इसमें मतलब हमें ऐसी कुछ चीजें बनानी होगी जिससे लोगों की भूख भी मर जाए और उन्हें पोषण भी मिल सके। तो उन्होंने जो आपकी धान की एक फसल थी तो धान की फसल में ही एक विटामिन ए वाला जीन ट्रांसफर कर दिया और फिर वो जो सीडिंग किए गए उसमें सभी, उसको गोल्डन राइस भी नाम दे दिया गया, उसमें विटामिन ए पाया जा रहा था। तो विटामिन ए पोषण दिया और जो बाकी उसमें था चीजें उसने मतलब भूख को शांत किया। तो यही सारी चीजें हैं कि आपके कृत्रिम परागण की आवश्यकता पड़ी और इस तरीके से कृत्रिम परागण कराया जाता है। उसमें दो मेन विधि होती है, बैगिंग तथा विपुष्पन, और यही आपके मेंडल साहब ने भी किया था। वो भी क्या करते थे कि मटर के प्लांट ऐसे एक लंबा ले लेते थे, दूसरा बौना ले लेते थे। अब उसमें जब संकरण उन्हें करवाना होता था तो क्या करते थे कि उसके वर्तिकाग्र को किसी को ढक देते थे और
वहां से परागकण को काट देते थे। फिर इंतजार करते थे कि कब दूसरा वाला परिपक्व हो, तो जब वो परिपक्व हो जाता था तो ब्रश की सहायता से उस पर डाल लेते थे। फिर जब वो फल देता था तो उसके बीज को बोते थे, तो उन्होंने देखा कि पहले जो जनरेशन थी सभी लंबे हो गए। फिर वही जो मेंडल का नियम आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को और अच्छे से समझ लेंगे कृत्रिम परागण कैसे होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना था क्योंकि हम परागण पढ़ रहे थे, तो कृत्रिम परागण पढ़ना भी बेहद ही जरूरी था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कशन किया। तो इसीलिए मतलब इसमें हम बहुत सारे गुणों को ऐड कर सकते हैं और इन्हीं सभी सहायता से हम बीटी कॉटन, बीटी कपास भी बनाए हैं। क्या कर दे कि उस समय ऐसा था कि टिड्डों का अटैक हो जाता था, तो अब हम कितनी दवाइयाँ छिड़काव करें। अब दवाइयों का रसायन का छिड़काव तो सही है, लेकिन उससे मिट्टी की उर्वरता एक तो घट रही थी और दूसरी की वायु प्रदूषण हो रहा था। तो इस वजह से उसको कम करने के लिए क्या किया, मतलब साइंटिस्टों ने प्लांट के अंदर ही रोग प्रतिरोधक जीन डाल दिया। अब हमें दवाई छिड़कने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही टिड्डे आते थे उसको खाते थे वो खुद ही मर जाते थे, क्योंकि जो उसमें बीटी डाला था, बैसिलस थुरिनजेंसिस नाम का जीवाणु डाला गया था। जैसे टिड्डे खाते थे तो उनके लार ग्रंथि में जाके वो टॉक्सिन का सिक्रेशन मतलब विष बन जाते, टॉक्सिक बन जाते थे, और जैसे ही वो कहते थे लार ग्रंथियां फटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो भाई जब एक आएगा मर गया, दूसरा आया वो भी मर गया, तो भाई तीसरा सोचेगा ना नहीं वहां जाने का नहीं, वहाँ खतरा है, फिर आएंगे नहीं। सब होता है ना, हम भी चीजें कहते हैं। अगर मान लो वैसे मम्मी बुलाती हैं आ जाओ नहीं मारेंगे, आ जाओ नहीं मारेंगे, लेकिन जब मिले तो ले दनादन मिलता ही है। अक्सर करके बचपन में तो हुआ ही होगा सबके साथ, तो वही उसका भी है। तो फिर क्या होता है, अगर हम मतलब सतर्क रहे तो आएंगे नहीं, बुलाते ना मम्मी नहीं आएंगे, लेकिन फिर मम्मी से बचना तो नामुमकिन है, कभी तो आएंगे कभी तो पिटेंगे। तो भाई उसी टाइम जाके पिट लो कि सारा जो शांत हो जाए। तो वही होता है कि मान लीजिए जहाँ खतरा है तो वहाँ फिर दूसरे मरने के लिए क्यों जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पौधे की सुरक्षा भी हो गई और हमें रसायन का छिड़काव भी नहीं करना पड़ा। और फिर मान लीजिए जब उनको ये खाएंगे नहीं तो भूख की वजह से ऐसे ही वो मर जाएंगे, तो उनके पास दोनों तो कंडीशन है, खा के मरो या तो बिना खाए मरो। तो अब उनकी चॉइस, चाहे जो वो करे। खाते थे तब भी मरते थे, क्योंकि पहले बहुत होता था टिड्डियों का अटैक, एकदम किसानों की पूरी फसलें काट के गिरा देते थे वो। तो यही था उनका रीजन। तो इन्हीं कृत्रिम परागण की वजह से हम क्या कर पाए, इन सभी चीजों से लड़के, और आज हम बहुत ही उच्च किस्म वाले हर एक चीज में, पौधों तक ही नहीं सीमित रह गया, ये हम जंतुओं में भी कर दिए हैं। गाय भैंसों में कि जो कि दूध कम देती थी, तो उसमें हम जो ज्यादा दूध देती थी उस वाले गाय भैंस का जीन डाल दिए, बहुत ज्यादा दूध देने लगी। जो जिनसे हमें मांस प्राप्त करना था, तो जो कम मांस देते थे उसने भी हम ऐसा जीन डाल दिया कि वो बहुत आज मांस देंगे। भाई हमारी केमिस्ट्री और ये बायो बहुत ही आगे लेवल तक जा चुकी है, एकदम उच्च लेवल तक जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि विज्ञान अब वरदान है तो अब श्राप भी है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे हमें जो अच्छा इफेक्ट तो है ही, साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी बीमारियां भी नई नई बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये था आपका पूरा पॉलिनेशंस। सबसे पहले टाइप्स मतलब व्हाट इज पॉलिनेशंस देखे, फिर उसके टाइप देखे, फिर पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता थी तो उसको हमने देख लिया। एक और टॉपिक हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कभी कभी आपसे 4 नंबर में पूछ देता है स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसको हम देख लेते हैं। स्व परागण और इधर आप लिख लो पर परागण। बहुत बार इसमें डिफरेंस पूछा गया है, तो पहले तो इसकी डिफिनेशन ही हो जाएगी कि जो स्वपरागण है ये समान पुष्पों में होता है, समान पुष्पों में होता है, एक ही जाति के एक ही पौधे के एक ही पुष्प में होता है। और पर परागण में आ जाए तो अलग अलग पौधों में होता है। अब यहाँ पे जो होती है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई ये खुद से मेहनत करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। 2 अंतर हो गए। अब तीसरा देखें ना, तो इसमें जो होती हैं नई किस्में नहीं मिलती, क्योंकि ये
सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें नई किस्में नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहीं पे आ जाए ना तो यहाँ पे नई किस्में देखने को मिल जाती हैं हमें, कि मान लीजिए कभी अलग, जैसे जाति तो एक ही है ना, कभी बहुत अच्छे वाले परागकण आ गए तो अब जो आगे आएगा तो वो जो पुष्प पराग होगी उससे अलग अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे नई किस्में मिलती हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो पराग कण की कम संख्या से भी परागण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पराग कणों की संख्या अधिक होनी चाहिए। पराग कण अधिक मात्रा में चाहिए। कि जैसे ना ये हो गया, मतलब ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़े बहुत पराग बढ़ते हैं तभी भाई उसी पुष्प पे है तो जाना है तो चले जाएंगे, उसमें तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक दो पराग कण बना, शायद उस समय हवा नहीं चली, उस समय अगर जल द्वारा तो जल का प्रभाव भी नहीं हुआ और कोई कीट भी नहीं आया, तब तो खत्म हो जाएगा ना, गया नहीं फल आएगा उस पे। तो इसीलिए इसकी संख्या इतनी अधिक बनती है कि कोई ना कोई तो पहुंच जाएगा उसमें। तो इसलिए यहाँ पे परागकणों की जो मात्रा होती है अधिक होती है, यहाँ पे कम होती है। तो ये 4 डिफरेंस है, और भी हम बना बना कैसे लिख सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गए, और 4 ही डिफरेंस पूछे भी जाते हैं, इससे अधिक नहीं पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो, पॉलिनेशन वाला टॉपिक आपका ऑल क्लियर हो गया हो। तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मतलब एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता रहे और हम आपको मोटिवेट करते रहें और अच्छे अच्छे ऐसे क्लासेस आपको इंजॉय तरीके से देते रहें। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिन बच्चों को इसकी नीड है। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। और बस कभी भी मन में ईर्ष्या न लाएं, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, पर आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना होगी। आप जिस चीज़ को चाहोगे शायद उसको चाहने से पहले ही आपको मिल जाए, लेकिन ईर्ष्या का भाव रखोगे ना तो फिर वही दुख भरी जिंदगी होगी। तो अगर आप इंजॉय और हैप्पी रहना चाहते हो तो सबसे खुश रहो भाई, ये नहीं कि किसी से दुश्मनी या किसी से ईर्ष्या रखना है, किसी से ना रखो। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी एंड बी पॉजिटिव।